नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज है रोजाना थोड़ा थोड़े सवालों का अभ्यास करना। आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सवाल हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, हिंदी और कंप्यूटर से लिए गए हैं। ये सिलेबस के अनुसार लिए गए हैं और हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हमने उठाया है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का अभ्यास सत्र। हमारा पहला प्रश्न है, अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। गुरु शिखर, शेर, चोटी, अचलगढ़, दिलवाड़ा और जरगा। ऐसे ही चारों ऑप्शन, गुरु शिखर, शेर, चोटी, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, चोटी, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और जरगा। गुरु शिखर, शेर, चोटी, जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और इसमें आपका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि गुरु शिखर, फिर उसके बाद में शेर, चोटी, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? ऑप्शन है खेतड़ी, नीम का थाना, सादुल शहर, गंगानगर, नौहर, हनुमानगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेतड़ी। खेतड़ी, नीम का थाना, यह सही ऑप्शन होगा। अब इसके विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व से दिल्ली तक लंबी है, जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक, अगर आपसे दूरी पूछी जाए तो 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वतमाला का 80% हिस्सा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लवणीय मृदा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ऑप्शन है कम वर्षा, कम सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई और वनों की कटाई। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन। तो यदि सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में ओगना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है माही, सोम, जाखम, बनास। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोम। सोम नदी पर ओगना बांध बनाया गया है। और माही नदी की बात की जाए तो माही नदी पर बजाज सागर बांध है। जाखम नदी की बात की जाए तो जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। और बनास नदी की बात की जाए तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी कालका पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन है बनास, लूणी, गग्गर, माही। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गग्गर। गग्गर नदी कालका पहाड़ी से निकलती है और कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले बनास नदी कहाँ से निकलती है ये देख लेते हैं। अरावली से बनास नदी निकलती है और लूणी नदी भी अरावली से। और माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से एंटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है जयपुर, दौसा, कोटा, भरतपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछी गई है तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, कोटा। कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न देखते हैं। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला वह है जालोर, जिसमें महिला साक्षरता है 38.5। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, पाली, चित्तौड़गढ़। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पूछी गई है तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगानगर। गंगानगर जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजस्थानी व्यक्ति ने रूपा संस्थान की स्थापना की? ऑप्शन है कोमल कोठारी, सवाई मानसिंह, अल्लाह जिलाबाई, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो सही आंसर होगा हमारा कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने रूपा संस्थान की स्थापना की। अब रूपा संस्थान की बात करें तो ये कहाँ आई हुई है? जोधपुर में है। और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर जिले में 1960 में इसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी व्यक्ति को राजस्थान का इतिहास का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, सूर्यमल मिश्रण, मोहम्मद नैन्सी और श्यामल दास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने को राजस्थान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, तो इस बुक का भी आपको याद रखना है, जिसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में विस्तृत विवरण दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर में उम्मेद भवन स्थित है और इसका अन्य नाम है चित्र पैलेस। चित्र
पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसका नाम चित्तर पैलेस रखा गया है और इसका निर्माण 1929 से 1944 तक किया गया था और जोधपुर के प्रसिद्ध शासक उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरसी विलास महल कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील में, दूध तलाई में, जयसमंद झील में और पिछोला झील में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिछोला झील में। पिछोला झील में अगर निर्माणकर्ता की बात की जाए तो अरिजीत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था और 18वीं शताब्दी में करवाया था और ये एक छोटा सुंदर द्वीप महल है जो पहले गोला बारूद का गोदाम हुआ करता था। अगला प्रश्न, तो सही आंसर हमारा इसमें पिछोला झील है। पिछोला झील में अरसी विलास महल स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य रूप होली से संबंधित है? ऑप्शन है रम्मत, ख्याल, तमाशा और गौरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रम्मत। रम्मत जो है होली के अवसर पर नाट्य के रूप में नाटक किया जाता है इसमें और ये बीकानेर की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। ये भी पूछ लिया जाता है कि रम्मत कहाँ की शैली है, तो है बीकानेर की शैली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, मीणा, सपेरा और सहरिया। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सपेरा। सपेरा जनजाति से ये संबंधित है। अब सपेरा को अन्य नाम देख लिए, जोगिरा बोला जाता है, गट्टी वाला बोला जाता है और पूगी वाला बोला जाता है। और इसका जो कालबेलिया का जो सबसे बड़ा समूह है जो पाली जिले में है और अन्य अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर। जोधपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ऑप्शन है घूमर, केसरिया बालम, पणियारी, कुर्जा। दोस्तों सही आंसर होगा हमारा केसरिया बालम, जो स्वागत गीत भी कहा जाता है जिसे मेहमानों के आने पर ये स्वागत गीत गाया जाता है। यह हमारा राज्य गीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा गंगा सिंह ने और राव जोधा ने। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में पिछवाई कला किस से संबंधित है? मिट्टी के बर्तन से, कपड़ा चित्रकला से, लकड़ी का काम और धातु शिल्प। तो दोस्तों सही आंसर होगा कपड़ा चित्रकला से। पिछवाई कला जो है कपड़ा चित्रकला से संबंधित है। इस पर खासकर भगवान कृष्ण के और की चित्र बनाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के जो जीवन में जो पहलू हैं उनको कपड़ों पर दर्शाया गया है और ये नाथ द्वारा की शैली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाली, मुर्की, टिड्डी बलको और लटकन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुर्की। मुर्किया, मुर्की को मुर्किया कहा जाता है और राजस्थान के पुरुषों में कानों में पहना जाता है और बाकी जो है वह सभी महिलाओं के हैं। बाली, टिड्डी बलको और लटकन ये महिलाओं के आभूषण है। अब पुरुषों के और आभूषण की बात की जाए तो झेला है, झुमका है, कुंडल है, पांडा है और लौंग है। तो ये आभूषण जो है पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर के आमेर क्षेत्र में, आमेर के किले में ये महोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? होली की पूर्व संध्या को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लालदासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? ऑप्शन है तोरावटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहिरवटी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाती। मेवाती भाषा में लालदासी और चारणदासी संप्रदायों का साहित्य रचा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? ऑप्शन है आई माता, आवड़ माता, बड़ली माता, रानी सती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आई माता। आई माता को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। अब इसके मंदिर की बात की जाए तो इसका आई माता का मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा शहर में स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है और ये कुलदेवी, सीर समाज की कुलदेवी है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मंजीरा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है तंत्री वाद्य, ताल वाद्य, घर्ष वाद्य और वायु वाद्य। तो मंजीरा हमारा ताल वाद्य में आता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आदिवासी में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अविवाहित स्त्री द्वारा। ये आदिवासियों में कटकी वस्त्र अविवाहित स्त्रियां पहनती हैं और इसे पवली भंता की ओढ़नी भी कहा जाता है। और आदिवासी क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं को कटकी भी कहा जाता है। जो इस वस्त्र का नाम है वही अविवाहित महिलाओं को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, फजल अली। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, फजल अली। फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल वेतन और भत्ते को निर्धारित करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत ही शानदार लिए गए हैं और एग्जाम में इन्हें ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, तो ध्यान रखें। इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 25%। दोस्तों जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 15% होनी चाहिए। ऑप्शन
बी हमारा सही आंसर होगा। और एक और इसमें ध्यान देने योग्य बात है, वह है यदि 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ये संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी संख्या से कम नहीं होनी चाहिए, 12 संख्याओं से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विधानसभा के सदस्य यह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जो है जिला परिषद का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में कितने समय में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, या कितने समय में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लें, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और 7 दिन। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 48 घंटे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है माई एसक्यूएल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों माई एसक्यूएल डीबीएमएस में आता है, ऑरेकल डीबीएमएस में आता है और एसक्यूएल सर्वर डीबीएमएस में आता है। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएमपीएस का क्या कार्य है? ऑप्शन है डेटा स्टोर करना, बिजली की आपूर्ति करना, गर्मी को कम करना, वीडियो प्रदर्शित करना। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एसएमपीएस का जो कार्य होता है वह होता है बिजली की आपूर्ति करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंटीवायरस, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र बोला जाता है इसको, वेब ब्राउज़र है। और एडोब फोटोशॉप है वह भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही माना जाता है, और वेब ब्राउज़र भी इसको कहते हैं। अब एंटीवायरस जो है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, जो वायरस के हमले को रोकता है, वह एंटीवायरस है। अगला प्रश्न देखें, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा फीचर आपको स्लाइड में स्मार्ट आर्ट जोड़ने की अनुमति देता है? ऑप्शन है डिजाइन, ट्रांजिशन, इंसर्ट और एनिमेशन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट। इंसर्ट जो है वह हमें स्लाइड में स्मार्ट आर्ट को जोड़ने की अनुमति देता है,
और डिज़ाइन टैब की बात करें तो ये डिज़ाइन में बदलाव करने के लिए ये टैब काम आता है। ट्रांजिशन की बात की जाए तो यदि आपको पावर पॉइंट में स्लाइड पर कोई भी ट्रांजेक्शन डालना है या इफेक्ट डालना है तो वह इससे डाल सकते हैं। और एनिमेशन की बात की जाए तो एनिमेशन में ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो भी आपको इफेक्ट डालने हैं वो आप एनिमेशन में जाकर डाल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये और ये दोनों सेम दे रखा है तो हमारा ये मिसप्रिंट हो गया होगा। तो सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। ईमेल प्रोटोकॉल IMAP का उपयोग क्या है? ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना और सर्वर पर प्रतिबंधित करना, ईमेल डाउनलोड करना, सभी गलत हैं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमेल प्राप्त करना और सर्वर पर प्रबंधित करना। यह है IMAP का प्रोटोकॉल का कार्य है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। MS वर्ड में हेडर और फुटर डालने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और व्यू टैब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के उपयोग करने से हेडर और फुटर डालने के लिए किया जाता है। और यदि आपको होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है तो होम टैब का उपयोग किया जाएगा। और पेज का लेआउट सेट करना है तो पेज लेआउट का उपयोग करेंगे। और किसी भी तरह से विंडो को देखना है तो आप व्यू टैब का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आपने कितने, इसमें से टोटल 60 क्वेश्चन है और आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपने कितने एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपका जो भी लेवल है वो पता चल जाएगा। अब प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्यता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें। क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? अगला प्रश्न देखें। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है 10, कुछ, मीठा और यह। तो इसमें मीठा जो है वह गुणवाचक में आएगा क्योंकि मीठा गुण दे रखा है। और 10 की बात की जाए तो 10 संख्यावाचक विशेषण होगा। और कुछ की बात की जाए तो यह अनिश्चयवाचक विशेषण में आएगा। और यह की बात की जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो ऑप्शन है आम, किताब, घर, गांव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किताब। किताब जो है वह विदेशी शब्द में आएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो आम है तद्भव में आए और घर भी तद्भव में आएगा और गांव भी तद्भव में आएगा। तो तीनों शब्द तद्भव शब्द है, लेकिन किताब जो शब्द है वह है विदेशी शब्द है, ये विदेशों से लिया गया है। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर
मन धन हर। तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि होगा। मन धन हर, ये हमारी इसकी संधि होगी। तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वागत। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है सुधनागत, सौधनागत, स्वागधनगत, सधन आगत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधन आगत। स्वागत सुधनागत यह यण संधि का उदाहरण है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है हमारा? रोग मुक्त का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है रोग से मुक्त, रोग और मुक्त, रोग के लिए मुक्त, रोग में मुक्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोग से मुक्त। तो ये तत्पुरुष समास में जाएगा और तत्पुरुष समास के भी अपादान तत्पुरुष में होगा। ये रोग से मुक्त, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो इसमें आपको सही आंसर चुनना है और सही आंसर होगा अपरोक्ष। अपरोक्ष में अप उपसर्ग नहीं है, ये पूर्णतम शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। और अपादान के अंदर अपदन, आदन, आदान और अपवाद और अपमान, तीनों में अप उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखें। प्रत्यय के कितने मुख्य भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय के भेद हैं। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन पाषाण, पाहन, उपल, उत्पल। तो दोस्तों पाषाण तो प्रस्तर का, प्रस्तर यानी पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची है, पाहन भी है, उपल भी है। उत्पल जो है वह प्रस्तर का ना होकर कमल का पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची प्रस्तर होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पल। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कर्ष, विकर्ष और सानुनासिक, निर्नुनासिक। तो दोस्तों इसमें हमें गलत जो है वो बताना है। ये सही है, ये भी सही है। और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और सानुनासिक का निर्नुनासिक सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्कर्ष का अपकर्ष। यहाँ विकर्ष दे रखा है तो गलत आंसर है ये। जो अन्य के दुख में दुखी हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दयालु, सहानुभूतिशील, करुणावान, अहितकारी। तो दयालु है, दयालु का अर्थ होगा दया करने वाला। ऑप्शन सी करुणावान, करुणावान का अर्थ होगा करुणा रखने वाला। ऑप्शन डी है अहितकारी, अहितकारी का अर्थ होगा हानि पहुंचाने वाला। और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा सहानुभूतिशील, वह है जो दूसरों के दुख को समझे। तो हमारा सवाल भी यही है, जो अन्य के दुख में दुखी हो वह होगा सहानुभूतिशील। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें। अपना किया अपना पाना
मुहावरे का अर्थ बताइए। शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म का फल भोगना। यह हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंधे के आगे रोना, अपनी आंखें खोना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधा सुन नहीं सकता, जहां सहानुभूति की आशा ना हो वहां दुख कहने का लाभ नहीं, अंधों से दूर रहो, आंखें बहुमूल्य होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां सहानुभूति की आशा ना हो वहां दुख के कहने का लाभ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? शुद्ध और अशुद्ध। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखें। मनीषा मेरी पड़ोसी है, शहद बहुत मीठा है, उससे हतभाग्य का पति मर गया, मेरा भक्त कवयित्री थी। तो यहाँ पर मेरा भक्त कवयित्री थी, ये तो सही है। उससे हतभाग्य का पति मर गया, ये भी सही है। शहद मीठा है, ये भी सही है। मनीषा मेरी पड़ोसन है, यहाँ पर होना चाहिए पड़ोसन। तो ये गलत है और हमें अशुद्ध पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मनीषा मेरी पड़ोसन है, ना कि पड़ोसी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? अब यहाँ शुद्ध पूछा गया है। प्राण, भस्म, हिंदू और चिन्ह। तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा प्राण। प्राण जो है वह सही है, बाकी भस्म व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, हिंदू शब्द अशुद्ध है और चिन्ह, अब ये लिखे कैसे जाएंगे आपको ये दिखा देता हूं मैं। भस्म, ये भस्म ऐसा लिखा जाएगा, हिंदू को ये ऐसा लिखा जाएगा, चिन्ह ये ऐसा लिखा जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राण। प्राण जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रेषक किसे कहते हैं? प्रेषक जो पत्र प्राप्त करता है, जो पत्र भेजता है, जो पत्र पढ़ता है, जो पत्र रखता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पत्र भेजता है वह प्रेषक कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, कार्यालय पत्र में संदर्भ संख्या क्यों दी जाती है? सजावट के लिए, पुराने पत्रों को सजाने के लिए, पत्र का रिकॉर्ड रखने के लिए, कोडिंग के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्र का रिकॉर्ड रखने के लिए संदर्भ संख्या दी जाती है। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।